साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज अपन करेंगे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। साथियों पोएम को करने से पहले अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन जॉन डन का करते हैं। साथियों जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो 22 जनवरी 1572 को लंदन में रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। साथियों इनकी जो डेथ है वो 31 मार्च 1631 को लंदन में हुई। साथियों ये पोइट भी थे, ये प्रिस्ट भी थे, यानी पादरी थे और लॉयर भी थे। साथियों ये इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं। इनके जो मेजर वर्क्स है वो डेथ बी नॉट प्राउड, वेलेडिक्शन ए फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्लिया, द गुड मोरो, द कैनाइजेशन, द सनराइजिंग। ये जो इनके मेजर वर्क्स है लगभग हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको कोई न कोई इनकी जो रचना है पोएम है वो मिल जाएगी। साथियों मेटाफिजिकल जो टर्म है जब इसकी बात आती है तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। साथियों मेटाफिजिकल पोइट्री की जो मेन फीचर्स है वो क्या थे। मेटाफिजिकल पोइट्री की जो मेन फीचर्स में सबसे पहला फीचर था एब्रप्ट बिगिनिंग, यानी जो भी पोइट होते थे वो अपनी जो पोइम्स लिखते थे उनका कोई भूमिका कोई प्रस्तावना कुछ नहीं थी। ऐसे नहीं था अभी कंक्लूजन में पता चलेगा अभी पोइम का जो थीम है वो क्या है, किस बारे में पोइम है। यानी तुरंत जिस चीज पे लिखना होता था शुरुआत अचानक होती थी। हमेशा ओरिजिनल कंटेंट होता था इनका और चौंकाने वाली जो इमेजेस है उनका यूज करते थे वो। और कल्पनाओं से परे जो इमेज है उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया है। साथियों जो सेकंड मेजर फीचर है मेटाफिजिकल पोएट्री का वो है यूज ऑफ कंसीट्स। कंसीट्स होता है एज ए मेटाफर। जैसे मेटाफर में दो चीजों की असमान चीजों की तुलना की जाती है उसी तरीके से कंसीट्स के अंदर भी डिसिमिलर थिंग्स है उनकी तुलना की जाती है। हालांकि ज्यादातर इनमें क्या होता है जो फार फेच्ड इमेजेस है कंपैरिजन है उनका ज्यादा तुलना की जाती है, यानी कल्पनाओं से परे जो चीजें हैं उनकी तुलना करना। तो उसमें कंसीट्स का खूब यूज करते थे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इसका है साथियों कोलोक्वियल लैंग्वेज। कोलोक्वियल लैंग्वेज होता है साथियों आम बोलचाल की भाषा, यानी जो भी पोइट थे मेटाफिजिकल के वो सभी अपनी पोएम्स को आम बोलचाल की भाषा में लिखते थे ताकि इजीली लोगों को समझ में आए। इसमें पोइट्री के अंदर स्पीच दे रखा होता था, ऐसे लगता था पोइम पढ़ते टाइम कि हम स्पीच पढ़ रहे हैं, हम कोई जैसे प्रोज है उस तरीके से ये लिखते थे। और मिस्टिकल एंड रिलीजियस थीम होते थे, रहस्यमय चीजें और जो धार्मिक चीजें हैं उनके बारे में पोएम ज्यादा लिखी जाती थी। साथियों ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का यूज करते थे मेटाफिजिकल पोइट्स है वो अपनी पोइट्री के अंदर। इसके अंदर हमेशा मोरलिटी नैतिकता और इनकी जो बौद्धिकता इंटेलेक्चुअलिटी उनका स्ट्रॉन्ग सेंस होता था। इनमें कोई भी इमोशन और फीलिंग की कहीं जगह नहीं थी, हमेशा तर्क पे चलते थे। कोई फीलिंग और इमोशन के बारे में ये इन्होंने कभी नहीं लिखा। मेटाफिजिकल पोइट्स ने इन्होंने हमेशा आर्गुमेंट किए, तभी तो इनको मैन ऑफ लर्निंग कहा जाता है, न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशन वाले पोइट कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स को। साथियों ये थे मेटाफिजिकल पोइट्री के मेजर फीचर्स। अब अपन बात करते हैं पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है साथियों वो है ओरिजिनल टाइटल इस पोएम का था वो था सॉन्ग। यानी जब 1612 को डबलिन में पोएम को लिखा गया जॉन डन के द्वारा तो इनको उन्होंने टाइटल दिया था सॉन्ग का। और पब्लिकेशन है साथियों इसका 1633 को किया गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वॉल्यूम के अंदर। साथियों अब जो ओरिजिनल टाइटल तो सॉन्ग था और जब ये पब्लिकेशन हुआ 1633 को ये भी सॉन्ग नाम से पब्लिकेशन हुआ था। लेकिन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार साथियों इस पोएम की फर्स्ट लाइन है। और जब कालांतर में टाइम निकला तब स्कॉलर्स ने क्या किया इसको सॉन्ग टाइटल को छोड़कर इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसी को चूज कर लिया और बाद में ये इतनी फेमस हुई कि इसका जो फर्स्ट लाइन है वही टाइटल के रूप में फेमस हो गई। साथियों इसके अंदर टोटल जो स्टेंजा है वो 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा के अंदर 9 लाइन्स है, यानी टोटल लाइन कितनी हो गई 27 लाइन होगी, 27 लाइन्स इसके अंदर है। राइम स्कीम साथियों इसकी है ABABCCDDD। साथियों इसको रिटर्न किया गया है ट्रोकोइक फीट के टेट्रामीटर के अंदर। साथियों ट्रोकोइक फीट होता है उसमें आइबिक पेंटामीटर से बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अंदर पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा और बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। और इसकी जो 7th और 8th लाइन है वो है मोनोमीटर के अंदर लिखी गई। मोनोमीटर में यानी सिंगल यूनिट की एक फीट है सिंगल यूनिट का और 2 सिलेबल यानी 2 सिलेबल है 7th और 8th लाइन के अंदर। तो ये पोएम दोनों में लिखी गई है टेट्रामीटर के अंदर और मोनोमीटर के अंदर। पोएम का नेक्स्ट फैक्ट है साथियों की पोएम ड्रामेटिक लिरिक के अंदर लिखी गई है। इसकी जो टोन है पोएम की वो मिस्टिकल है। मिस्टिकल मींस रहस्यमय टोन है इसकी। साथियों इस पोएम के अंदर जो पोइट का एटीट्यूड है वो वुमेन के प्रति महिलाओं के प्रति वो क्या है सिनिकल है। सिनिकल होता है किसी चीज की निंदा करना इस टाइप से।
इसके अंदर जो पोएम के अंदर फंटास्टिकल क्वेस्ट फुल ऑफ इम्पॉसिबल साइट्स एंड मिस्टिकल वंडर, साथियों ये पोएम है, इसके अंदर कल्पनाओं से भरी हुई खोज बता रखी है, इसमें इम्पॉसिबल चीजें दे रखी है, इम्पॉसिबल दृश्य दे रखे हैं और रहस्यमयी आश्चर्य दे रखे हैं। साथियों ये पोएम है, जब वो स्टार्ट होती है तो इसमें 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताया जाता है, 7 जो असंभव काम है उनके बारे में बात होती है सबसे पहले। साथियों इस पोएम की जो थीम है वो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ वुमेन, फिकलनेस ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों की चंचलता। पोइट आर्ग्यू करते हैं कि एक ब्यूटीफुल महिला है वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती। इसका सेकंड थीम है साथियों वो है इनफिडिलिटी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की बेवफाई। पोइट कहते हैं कि एक फेयर और फेथफुल जो वुमेन है वो इम्पॉसिबल है। जो अदर इम्पॉसिबिलिटीज है, जो हम जानते हैं भी हर चीज इम्पॉसिबल होती है, उन चीजों से भी ज्यादा इम्पॉसिबल क्या चीज है, एक सुंदर महिला और एक विश्वास पात्र महिला है, उसको सर्च करना। साथियों इसमें पोइट का जो व्यू है वो मिसोजिनिस्टिक है। मिसोजिनिस्टिक होता है महिलाओं के प्रति द्वेष भावना वाला विचार। तो महिलाओं के प्रति द्वेष भावना इसमें दिखती है पोइट की। साथियों अब हम आते हैं टेक्स्ट पर। तो सबसे पहली लाइन से ही हमें पता है कि जो पोइट है वो हमें 7 इम्पॉसिबल टास्क देता है। रीडर हो या लिसनर हो, उसको वो 7 इम्पॉसिबल टास्क दे रहा है। तो सबसे पहले पोइट लिसनर को कहता है या रीडर को कहता है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और क्या करो, टूटते हुए जो तारे हैं ना उनको पकड़ लो। तो क्या कोई टूटते हुए तारे पकड़ सकता है? तो नहीं पकड़ सकता। तो फर्स्ट जो टास्क हो गया कि तारे पकड़ना हो गया फर्स्ट टास्क, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, गेट विद होता है उत्पन्न करना, आप उत्पन्न कर दो, पैदा कर दो एक चाइल्ड, एक बच्चा, ए मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक एक पौधा होता है साथियों, एक प्लांट होता है जिसकी रूट, जिसकी जड़ें बिल्कुल क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है हमारे ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है उससे। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर तो हो सकता है उनकी जड़ों का, लेकिन क्या उस स्ट्रक्चर से बच्चा पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट कहते हैं कि आप जाओ और क्या टूटते हुए तारे को पकड़ लो, या आप क्या करो एक मैंड्रेक रूट जो एक प्लांट है उसकी रूट से क्या कीजिए एक बच्चा पैदा कर दो। तो 2 इम्पॉसिबल टास्क अपने 2 लाइन के अंदर हो गए, यानी ये नहीं हो सकते। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बता दीजिए कि हमारे जो बीते हुए साल है वो कहाँ चले गए, यानी किसी को पता नहीं है हमारे बीते हुए साल कहाँ पर है। और हु क्लेफ्ट दैट डेविल्स फूड, और किसने चीर दिया है, क्लेफ्ट होता है चीरना, डेविल्स होता है दानव, दैत्य, दानवों दैत्यों का जो पैर है वो किसने चीरे हैं। साथियों क्रिश्चियनिटी के अंदर बिलीफ है, उनका जो ईसाइयों का बिलीफ ये है कि उनके जो दानव है उनके पैर क्या होते हैं, चीरे होते हैं। जिस प्रकार अपने पशुओं के खुर होते हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, बीच में चीरा होता है, वो चीरे होते हैं ना, उस तरीके से डेविल्स के पैर है वो किसने चीरे हैं, तो ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि कल्पनाओं की चीजें सारी, ये भी किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, टीच मी हियर मरमेड्स सिंगिंग। पोएट कहते हैं कि मुझे सिखा दो, सुनना सिखा दो आप मुझे, जो मरमेड्स है जल परियां हैं उनके जो गीत गाती है उनका मुझे गीत है ना वो सुनना सिखा दो। तो साथियों जो ये मरमेड्स होती है वो क्या होती है, इनका हाफ स्ट्रक्चर होता है, वो तो लेडीज का होता है, और हाफ स्ट्रक्चर होता है इनका फिश का, मछली का होता है। तो ये आज तक किसी ने नहीं देखी है, कल्पनाओं की चीजें हैं, और हमेशा ये बिलीव करते हैं कि ये क्या करती है, गाती है। तो इसमें पोएट कहते हैं कि ये जो गाना है ना वो गाना सुनना मुझे भी सिखा दो, तो ये कोई नहीं सिखा सकता। तो ये भी इम्पॉसिबल चीज है साथियों। और टू कीप ऑफ इनविज थिंकिंग, पोएट कहते हैं या तो मुझे मरमेड्स की सिंगिंग सिखा दो, या क्या करो मुझे सिखा दो कीप ऑफ इनविज थिंकिंग, की जो ईर्ष्या है ना, जो जेलस है उससे दूर कैसे रहा जाए। साथियों जेलस क्या होती है, ईर्ष्या, जब कोई आपके इक्वल व्यक्ति है उसको कोई सक्सेस मिल जाती है, कोई ऐसी चीज जो आपसे आगे निकल रहा है, वो तो हमेशा नेचुरल सी चीज है, भी मनुष्य है वो एक नेचुरल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर जेलस फील ऑटोमेटिक होगी, वो नेचुरली आएगी। तो इससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको जेलस है ना उसको सिखा दे भी जेलस ना हो, किसी को किसी के प्रति जेलस नहीं होगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि मुझे ना आप जेलस से दूर रहना सिखा दो, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड फाइंड व्हाट विन सर्व टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, पोएट कहते हैं कि या ऐसी खोज करो आप कि हमें बताओ तुम कि कौन सी ऐसी हवा है जो एक व्यक्ति को ऑनेस्ट माइंड में बनाती है, यानी एक व्यक्ति के अंदर जो ऑनेस्टी है उसको क्या ऐसी चीज है जो उसको ऑनेस्ट बना देती है व्यक्ति को।
तो साथियों ऑनेस्ट बनने के लिए व्यक्ति को कोई एक कारण की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये भी चीज है इम्पॉसिबल। तो हमें 7 इम्पॉसिबल टास्क हमने पॉइंट ने दिए हैं जिसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इफ दो बोर्न टू स्ट्रेंज साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी, दो यानी रीडर को कह रहे हैं, लिसनर को कह रहे हैं कि अगर तुम जन्मे हो विचित्र जो दृश्य है उनको देखने के लिए, थिंग्स इनविजिबल टू सी, आप कोई जो इनविजिबल चीज है उसको भी देख सकते हो। अगर आपके में ऐसी क्षमता है, ऐसे जन्म लिया है आपने कि आप इनविजिबल चीजों को भी देख सकते हो, अदृश्य चीजों को भी देख सकते हो, तो आप क्या कीजिए, राइड 10,000 डेज एंड नाइट टिल ए स्नो व्हाइट हेयर्स वन दी। आप क्या कीजिए, अगर आपके अंदर एबिलिटी है इनविजिबल चीजों को देखने की तो, और विचित्र चीजों को देखने की, तो आप सफर कीजिए 10,000 दिन और रातों का सफर कीजिए, जब तक आपके जो बाल है ना वो स्नो की तरह व्हाइट ना हो जाए। साथियों जो 10,000 डेज और नाइट लगभग 27 सालों का पीरियड होता है, 27 सालों के पीरियड होता है। इसमें ये कह रहे हैं कि स्नो की तरह व्हाइट हेयर्स हो जाए, तो लगभग लिसनर जो है ना, इसको मान के चलिए अभी 25 प्लस है, वो 25 प्लस है तभी वो उसके बाल हो जाएंगे सफेद। नेक्स्ट कहते हैं कि दो व्हेन दो रिटर्न विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बीफेल दी। दो यानी यू लिसनर को कह रहा है कि तुम है ना जब रिटर्न करो, तुम लौटो, तो मुझे बताना कि तुम्हें कौन कौन से स्ट्रेंज वंडर्स, आश्चर्यजनक चीजें, विचित्र जो चीजें हैं वो तुम्हारे सामने आई, तुमने क्या क्या चीज देखी वो मुझे लौटते टाइम बताना 27 सालों के बाद। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, और मैं कसम खाता हूं कि कहीं भी तुम्हें एक ऐसी वुमेन नहीं मिलेगी जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो, जो सुंदर भी हो और सच्ची भी हो। इफ दो फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, अगर तुम्हें कोई एक मिल भी जाए तो मुझे बताना। सच्चे पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो वो जो जहां पर वो महिला मिलेगी, सच्ची और सुंदर महिला मिलेगी, वो स्थान पिलग्रिमेज की तरह होगा। पिलग्रिमेज होता है धार्मिक स्थान, कि धार्मिक यात्रा करने का स्थान है, उस तरीके से होगा, वो स्वीट होगा। ये डू नॉट आई वुड नॉट गो, हालांकि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। कि वो जिस जगह पे महिला मिल जाए ना, वो सच्ची और सुंदर महिला मिल जाए, वो जगह बिल्कुल पिलग्रिमेज की तरह स्वीट होगी, लेकिन पॉइंट कह रहे हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हो सकता है कि हम अगले दरवाजे पे उससे मिले, पॉइंट कहता है कि हो सकता है मैं उससे मिलूं, लेकिन दो सी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हालांकि जब तुम उससे मिलोगे तो हो सकता है कि वो ट्रू हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब अंत में जब तुम मुझे उसके बारे में लेटर लिखोगे, तुम मुझे बताओगे उसके बारे में भी, मुझे एक महिला मिली है जो फेयर भी है और फेथफुल भी है। ये सी विल बी फॉल्स एर आई कम, अरे वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एर आई कम मेरे आने से पहले। टू, टू और थ्री, दो या तीन लोगों की, यानी उसको दो या तीन लोगों के द्वारा प्रेम कर लिया जाएगा, या वो दो या तीन लोगों की हो जाएगी। तो साथियों जो पोएम का कंक्लूजन है, जिसमें जॉन डन कहते हैं कि जो वुमेन की जो फेथफुलनेस है ना, वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी एक व्यक्ति के प्रति ज्यादा दिन तक महिला है वो फेथफुल नहीं रह सकती। और एक महिला जो फेथफुल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, यानी दोनों गुण एक साथ हो, ऐसी महिला को, वुमेन को वर्ल्ड के अंदर फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। हमें जो 7 इम्पॉसिबल टास्क दिए थे जो हमेशा वर्ल्ड के अंदर इम्पॉसिबल रहते हैं, उससे भी इम्पॉसिबल क्या चीज है, एक महिला, सच्ची महिला को फाइंड आउट करना। तो साथियों ये थी पोएम, और अब हम देखेंगे इस पोएम के अंदर किस प्रकार के लिटरेरी टर्म्स का पोएट ने यूज किया है। तो सबसे पहले स्टेंजा के अंदर देखते हैं, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया। एपोस्ट्रोफी होता है साथियों संबोधन, किसी को संबोधन कर रहा है पोएट कि जाओ और तारे तोड़ लो। और हाइपरबली का यूज किया गया साथियों कि तारे तोड़ना क्या है, एक अतिशयोक्ति है, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में। तो दोनों इसके अंदर हाइपरबली और एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया। थर्ड लाइन के अंदर एसोनेंस का यूज है साथियों, जिसमें जो वाउल साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है ऑल और आर के अंदर। इसी तरीके से अगले के अंदर एल्यूजन का यूज किया गया साथियों, हु क्लेफ्ट द डेविल फूड, यानी इनकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं क्रिश्चियनिटी की, उसके अंदर ईसाइयों के जो बिलीफ है ना उसका यूज किया गया इसके अंदर। तो यहाँ पे एल्यूजन है इस लाइन के अंदर। कॉन्सोनेंस का यूज किया गया साथियों इसके अंदर, क्लेफ्ट और फूड में ट साउंड आ रहा है ना दोनों में, तो कॉन्सोनेंस का यूज कर दिया गया, और एसोनेंस का यूज कर दिया गया क्ले डे, यानी एक साउंड आ रहा है दोनों में, तो एसोनेंस का यूज किया गया है। इसी तरीके से मरमेड्स का बात है इसमें, एल्यूजन मरमेड्स
जो है उसमें एल्यूजन है और एलिट्रेशन किसके अंदर है, मी और मरमेड्स के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। और अगली लाइन के अंदर और ऑफ के अंदर किया गया एसोनेंस का, यानी वाउल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। और एंड और फाइंड में कॉन्सोनेंस का डै साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंस का यूज हुआ इसमें। व्हाट विंड के अंदर वह साउंड स्टार्टिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में आता है तब एलिट्रेशन का यूज होता है साथियों। इसी तरीके से एंड फाइंड व्हाट विंड के अंदर एंजाममेंट का यूज किया गया। एंजाममेंट साथियों होता है कि जब हमें इन दोनों लाइन के संपूर्ण अर्थ के लिए अगली लाइन पर डिपेंड होना पड़े, इनका खुद का एंड फाइंड व्हाट विंड का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अगली लाइन का यूज होगा तभी इनका अर्थ निकलेगा, तो उसको कहते हैं एंजाममेंट। तो 7 और 8 लाइन में एंजाममेंट का यूज किया गया है। इसी तरीके से सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड के अंदर जो 7 से लेकर एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, इसके अंदर सैटायर का यूज किया गया तीनों लाइन के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेंजा उसको देखते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बेस्ट और बोर्न के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों। बै साउंड आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर और स्ट्रेन साइड के अंदर भी स साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन का यूज है। इसी तरीके से राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स के अंदर हाइपरबली का यूज किया गया है। इतना अतिशयोक्ति कर दी गई 27 साल या 10,000 डेज और नाइट्स को रेगुलरली कौन सफर करता है, तो इसमें हाइपरबली का यूज किया गया है। इसी तरीके से सेम एंड स्वेयर नो वेयर, इन दोनों लाइनों के अंदर क्या किया गया, एंजाममेंट का यूज किया गया। इन दोनों लाइनों का अकेले का कोई अर्थ नहीं है, अगली लाइन पे डिपेंड है, ये इसलिए यहाँ पे एंजाममेंट है। नेक्स्ट जो देखते हैं स्टेंजा थर्ड। स्टेंजा थर्ड के अंदर सच और स्वीट के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों। और 19 और 20 जो लाइन है ना स्टार्टिंग वाली, उसमें सेटायर का यूज किया गया है, यानी व्यंग्य किया गया हमें कि इस प्रकार का जो जो महिला वहां मिलेगी, वो महिला जिस स्थान पर मिलेगी वो तो एक पिलग्रिमेज होगा। इसी तरीके से माइट और मीट के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों। और नेक्स्ट और माइट मीट जो ट साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंस, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। दोनों लाइन में स्टार्टिंग के अंदर दो आ रहा है, सेम वर्ड रिपीटेशन दो लाइन में हो जाता है, उसको कहते हैं साथियों एनाफोरा। स्टार्टिंग की लाइन में जब सेम वर्ड आ रहे हैं दोनों लाइनों में तो उसको कहेंगे एनाफोरा। और यहाँ पे ए साउंड आ रहा है वेन और मेट के अंदर, एसोनेंस है यहाँ पे। इसी तरीके से लास्ट और लेटर के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसके साथ इसके अंदर येट सी विल बी, इसके अंदर एंजाममेंट का यूज किया गया, यानी दोनों लाइन का अकेले का कोई अर्थ नहीं है, उसको अगली लाइन पे डिपेंड है तभी अर्थ निकलेगा, तो एंजाममेंट का यूज किया गया साथियों। उसमें अगली लाइन में 2, 2 और 3 इसमें ट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है सबसे पहले, तो एलिट्रेशन का यूज हो जाएगा साथियों। यहाँ से लेकर 24 लाइन से लेकर लास्ट तक सेटायर का यूज किया गया, यानी पोइट कहते हैं कि जब तक तुम लेटर लिखोगे तब तक वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एक या दो के द्वारा वो लव कर ली जाएगी। तो इसके अंदर सेटायर किया गया है लेडीज के ऊपर, तो यहाँ पे सेटायर है। तो साथियों ये थी कंप्लीट पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या अदर ग्रामर के नोट्स चाहिए, लिटरेचर पोर्शन के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।